आज की वीडियो में हम, जैसा कि हमने टॉपिक लिखा हुआ है, एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, या फिर इंग्लिश में अगर बोलें तो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा है कि अगर किसी डायपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो फिर क्या होने वाला है, क्या होता है, कौन सी घटना होती है। एक समान, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे। दो सीट ले लीजिए या फिर दो चार्ज्ड रॉड ले लीजिए, ठीक है, जो समान रूप से वितरित हो। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे किसी रॉड पे आवेश समान रूप से वितरित कैसे होता है ना। और इंडक्शन में हम ऐसा कर भी चुके हैं। इंडक्शन में हमने एक स्फीयर को पूरी तरह से चार्ज किया था, समान या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था चार्ज का। तो ऐसे मान लीजिए एक सीट है या फिर एक रॉड है जो समान रूप से चार्ज है, और उसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइन जाती हैं, ठीक है। तो ये एक फील्ड बन गया, और ये फील्ड चूँकि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, इसलिए ये फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो पहले से यहाँ एक फील्ड है जिसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, जिसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो अब इस फील्ड में एक आप रख लेते हैं डायपोल, ऐसे एक डायपोल रख लेते हैं जिसका मिड पॉइंट O है, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा है, नेगेटिव चार्ज एंड और पॉजिटिव चार्ज एंड, ये दोनों सिरे हैं। और इनके बीच की दूरी, जैसे कि हमने ये बताया कि इनके बीच की दूरी, हम अभी तक के जो भी वीडियो हैं या अभी तक के जो भी टॉपिक हैं डायपोल के, हमने 2a माना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। तो हम यदि ध्यान से देखें और पिछली बातों को याद करें या पिछले टॉपिक की चीज़ों को याद करें, तो हम ये जानेंगे कि हमें ये समझ में आएगा यहाँ कि किसी चार्ज पर अगर वो किसी फील्ड में है तो उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, किसकी दिशा में, फील्ड की दिशा में, ठीक है। अब ये आउटर इनर थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चार्ज को फील्ड में रख दिया गया है तो उस पर एक तरह का फोर्स लगेगा, उस पर एक तरह का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। या वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़िए। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो आपको याद है कि एक चार्ज रखा था Q, उससे कुछ दूरी पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा था Q, ठीक है। ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्टिंग चार्ज था, और इसके ऊपर एक फील्ड ऐसे बन रहा था इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ, ऐसा हो रहा था। और उसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई टेस्टिंग चार्ज, ऐसा कहा था। तो अगर हम इस टेस्टिंग चार्ज को अगर इधर ट्रांसपोज कर दें तो Q इंटू वैक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F, यानी इस टेस्टिंग चार्ज पे इसके फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा वो कितने के बराबर होगा, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, वो मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ऐसे इस पे इस फील्ड के द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स कुछ ऐसा होगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो E इंटू Q के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब E और Q के गुणनफल के बराबर होगा। इस चार्ज और इस क्षेत्र के जो क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है उसके गुणनफल के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा होता है तो चार्ज माइनस Q जो चार्ज है उस पर भी एक फोर्स लगेगा, और उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो E इंटू Q होगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। यानी इन दोनों ही चार्जों पर या डायपोल के इन दोनों ही एंड पर, सिरों पर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ,
ठीक है। फोर्स ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि आप यहाँ देखिए, मैंने उसमें बताया था आपको कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा और फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही की ओर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप ये जानते हैं कि किसी स्केलर क्वांटिटी से और किसी वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो जो इनका प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इस वेक्टर क्वांटिटी की ओर ही होता है, ठीक है। अभी ऐसा है तो यहाँ ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ क्यों है, ये सवाल उठता है। भाई इधर भी इधर होना चाहिए और इधर भी उसी तरफ होना चाहिए, इधर नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने ये जाना ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे को तो मूव करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये सिरा इधर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा। और कुछ किताबों में केवल ऐसे ही बस लाइन्स ड्रॉ कर दिए होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, आ रहा समझ में, और ये शो नहीं करा गया होता है। इसकी वजह से इसकी दिशा निर्धारित करने में परेशानी होती है कि इसका दिशा ऐसा क्यों है, जबकि फील्ड का दिशा तो हमेशा इधर ही है, ठीक है। तो अभी इस सीट को मैंने इसलिए लिख लिया हुआ ताकि डायरेक्शन निर्धारित करने में, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में कोई परेशानी ना हो। अब ये चार्ज इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा तो बल इधर की तरफ लगेगा, और ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, तो बल इधर तो लगेगा नहीं, बल किधर लगेगा, इधर लगेगा बल, क्योंकि ये और ये चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला सिरा इधर की तरफ आने का प्रयास करेगा और ये वाला सिरा इधर की तरफ आने का प्रयास करेगा। अभी यहाँ जो मामला क्रिएट हुआ है, यहाँ जो अभी हम देख रहे हैं, जो भी हमने तो सिर्फ क्या रखा था, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, हमने कुछ कल्पना नहीं किया था कि क्या होगा। लेकिन जैसे ही रखा तो हमने देखा कि दो इक्वल फोर्स EQ और EQ, लेकिन अगर डायरेक्शनली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। डायरेक्शनली इनको अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ है। मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, इक्वल है। अरे अगर इसको फोर्स F1 माना जाए और इसको फोर्स F2 माना जाए तो इनके मैग्नीट्यूड तो यही है ना, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और आप याद कीजिए मैकेनिक्स में आपने घूर्णन, किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाले किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी किया होगा, उसमें आपने ये जाना है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक डंडा है, ठीक है, एक स्टिक है या फिर रॉड है, और इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग जाए और एक फोर्स इधर की तरफ लग जाए, और ये दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन इनके क्या है, अपोजिट है, और ये किसी एक्सिस पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो फिर ये क्या होगा, उस पर घूमना शुरू कर देगा ना, उस पर क्या कर देगा, उस पर ऐसे ये घूमेगा ना। और इन दोनों के मतलब इनमें से किसी एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, अगर ये ऐसे है तब इन दोनों की लंबवत दूरी ये नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये एकदम ऐसे है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो फिर इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके लंबवत दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी के और किसी एक बल के गुणनफल के बराबर जो क्वांटिटी मिलता है उसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। F इंटू डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, समझ रहे हैं ना। तो इसको टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ तो टॉर्क बनने लग गया। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायपोल को रखा तो ये वैसे ही मिला जैसे मैकेनिक्स में हमने टॉर्क पढ़ा था। टॉर्क वाला कंडीशन हो गया, यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसका मतलब अभी हम वो टॉर्क क्या होगा, कितना होगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या था कि एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, अगर पहले से ही कहीं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है और उसमें हमने किसी डायपोल को रख दिया तो क्या परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा, वहाँ एक टॉर्क बन जाएगा। उन डायपोल पे क्या काम करने लग जाएगा, टॉर्क काम करने लगेगा, फोर्स काम करने लग जाएंगे, जो टॉर्क, जिससे टॉर्क क्रिएट होगा। हरा समझ में। आघूर्ण बनेगा, क्या बनेगा, आघूर्ण, बल आघूर्ण। और आघूर्ण की वजह से ये सेंटर को एक्सिस मान करके, और ये सेंटर को ऐसे एक्सिस मान लिया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल इसका जो एंगल है वो फील्ड लाइन और डायपोल का जो डायपोल पे है डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो
कोई ना कोई क्वांटिटी यहाँ लेना पड़ेगा जो डायरेक्शनल हो। अरे फील्ड लाइन तो डायरेक्शनल है, फील्ड तो डायरेक्शनल होता है। तो इनके बीच, इस डायपोल और फील्ड के बीच एंगल कितने का बनता है? थीटा का। अब वो कौन सी क्वांटिटी लेंगे वो आगे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, लेकिन फ़िलहाल हम ये समझ गए कि यहाँ टॉर्क बनेगा। और हम स्टडी केवल सिर्फ ये कर रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में रख दिया जाए, बाह्य क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि उसमें एक टॉर्क बन जाएगा, ठीक है। दो इक्वल फोर्स उसके दोनों एंड पे काम करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, बल आघूर्ण लगने लग जाएगा। आ रहा समझ में? तो अभी हम करने कुछ और गए थे, हमने सिर्फ ये देखा क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मिला क्या हमें कि इन दोनों पे दो इक्वल बट अपोजिट, इक्वली पैरेलल बट अपोजिट फोर्स इनके दोनों एंड पे काम करने लगे, जिसकी वजह से टॉर्क बना। तो टॉर्क की गणना कर लें। तो टॉर्क की अगर गणना करें तो टॉर्क हमने जाना कि दो राशियों के बराबर होता है, दो राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। पहला, इन दोनों में से कोई एक फोर्स, ये टॉर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम 11th में ही जान चुके हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ हम एक बार फिर उसको जानेंगे कि कैसे वेक्टर है ना। और टॉर्क का अभी फ़िलहाल हम केवल मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, केवल उसका परिमाप, मतलब उसका माप कितना होगा ये ज्ञात करेंगे, रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू, मैंने फोर्स इंटू, यहाँ F ना लिख के लिखिए, फोर्स इंटू नॉर्मल डिस्टेंस, फोर्स इंटू नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है। अब यहाँ चार्ज ना कह के अब फोर्सेस कहेंगे ना, फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है। तो फोर्सेस कहेंगे। और तो हमें टॉर्क का केवल मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए फोर्स चाहिए और नॉर्मल डिस्टेंस, इन दोनों ही फोर्सों के बीच नॉर्मल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है? E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, और चार्ज, किसी एक चार्ज का क्वांटिटी का प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया फोर्स इनटू, अभी क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्टेंस। तो नॉर्मल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर लीजिए, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अभी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच जो बनने वाला एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, किससे? इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल से। जब आकृति ऐसा हो, इंटीरियर ये अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वैसे ही यहाँ थीटा हो गया। अभी आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये एकदम सीधी दूरी, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी दूरी है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, और इसमें आपको ये दूरी चाहिए, और आपको ये दूरी ज्ञात है, कितना है, 2a। ये दूरी कितना है, 2 है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ एक कैलकुलेशन कर लेंगे। इस दूरी को आप मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए ये O है, ये A है, और ये क्या है, B है। ट्रायंगल का नाम रख लीजिए, और आप लिखेंगे इस थीटा के लिए ये लंब होगा, तो लंब और बटा कितना हो जाएगा, कर्ण, OB इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने लंब बटा कर्ण क्यों लिया, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें इसका डिस्टेंस चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, और ज्ञात है ये डिस्टेंस। तो ये हमारे पास पहले से है और ये चाहिए, तो हम उन्हीं को यूज करते हैं जो हमारे पास पहले से फाइंड आउट होता है और जिनको फाइंड आउट करना होता है। इन्हीं दोनों राशियों से मतलब रखते हैं, बाकी राशियों से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने लंब बटे कर्ण लिया। आ रहा समझ में? तो OA को इधर रहने देंगे, OB इधर चला जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम ये जानते हैं कि OB का जो वैल्यू है वो कितना है, 2a है, तो 2a इंटू कितना हो गया, साइन थीटा। यानी इन दोनों ही बलों के बीच का जो अभिलंबवत दूरी हो गया वो कितना हो गया, 2a इंटू साइन थीटा। तो यहाँ नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितना हो जा रहा है, 2a इंटू साइन थीटा, ठीक है।
अभी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 2AQ इंटू ए, 2AQ इंटू ए इंटू कितना कर देंगे साइन थीटा, इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया क्या, टॉर्क का यानी कि बल आघूर्ण का परिमाप, बल आघूर्ण का परिमाप रिजल्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये समझिए कि जो डायपोल मोमेंट होता है, पिछले वीडियो में डायपोल मोमेंट का भी हमने चर्चा किया था। तो अगर कोई डायपोल है -q, ये +q चार्ज है और इनके बीच की दूरी 2a है, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट को p से दिखाते हैं और उसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माने ऋण चार्ज की से या ऋणात्मक चार्ज से धनात्मक चार्ज की ओर होता है ना, उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। और डायपोल मोमेंट का अगर आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो होता है 2AQ, माने इन दोनों के बीच की दूरी और गुणे इन दोनों में से एक कोई चार्ज, ये होता है ना। तो आप टॉर्क के मैग्नीट्यूड को एक तरह से और शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, आप इन दोनों को 2 इंटू ए इंटू क्यू को लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं P, यानी कि डायपोल मोमेंट, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, वेक्टर नहीं ले रहा है अभी, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ले रहा है, डायपोल मोमेंट, ऐसा लिख सकते हैं इंटू E इंटू कितना साइन थीटा। तो अभी आप दो राशियों के बीच एक डायपोल मोमेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पहुँच गए, डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो अभी आप देखिए एक बार और डायपोल मोमेंट को ले लेते हैं, डायपोल को ले लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और ये वाला कंडीशन ले लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। और अभी हमने इसमें ले लिया हुआ है वेक्टर P, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे शो करेंगे, वेक्टर E से शो करेंगे ना। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा के बराबर हो रहा है टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्वांटिटी इस ओर इशारा कर रहा है कि ये दोनों जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट टॉर्क है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर A और वेक्टर B, अगर दो वेक्टर हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, और A इंटू बी यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड और इंटू क्या हो जाता है, साइन थीटा अगर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनसे बनने वाला जो राशि है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मिलने वाला राशि है, वो राशि या वो क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड अगर ऐसा होता है कि उन दोनों के बीच के कोण का साइन और उन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों को प्रोडक्ट या इन दोनों के गुणा करने से जो मिलने वाली राशि तीसरी राशि है, वो कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ भी हम ये देख रहे हैं, ये ए की तरह काम कर रहा है, मान लीजिए ये बी की तरह काम कर रहा है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है और इंटू साइन थीटा भी हो रहा है, तो ये इशारा कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड ही इशारा कर रहा है कि ये क्या है, वेक्टर है। तो हमने जैसा कि वीडियो में पहले बताया कि हम ये भी पता करेंगे कि यहाँ एक बार और ये पता कर लेंगे या एक बार और देख सकते हैं यहाँ कि क्यों ये वेक्टर है, टॉर्क क्यों वेक्टर है। तो अभी जब ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेना जरूरी है ना। ये तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने जितना करना था जो कर लिया, लेकिन मतलब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना था, टॉर्क का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना क्या है, जरूरी है। आ रहा समझ में? तो वो जरूरी काम भी हम निपटा लें। अभी आपको इसी चित्र में से ये लेकर के और ये काम कर लेते हैं। अगर हम इसको वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ये टाउ, ठीक है, टाउ इसको कहते हैं, तो अब ये साइन तो हट जाएगा, यही डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये तो हट जाएगा, केवल वेक्टर P और इंटू वेक्टर E लिखा जा सकता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऐसे लिखते हैं ना दो वेक्टर को। तो इसमें समस्या है कि
जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें P और E करें चाहे E और P करें, मतलब P इंटू E करें या E इंटू P करें, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। आप P इंटू E का अलग मतलब होता है और E इंटू P का अलग मतलब होता है। समझ, दोनों इक्वली, यानी कहने का मतलब वेक्टर कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। तो यहाँ अभी समस्या है कि P इंटू E करें कि E इंटू P करें। तो अभी आप देखिए ये फोर्स इसको किधर की तरफ मोड़ रहे हैं, ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं, और यहाँ ये वेक्टर P है यानी कि डायपोल मोमेंट है, और ये वेक्टर क्या है, E है। तो डायपोल मोमेंट किधर की तरफ मूव कर रहा है, डायपोल मोमेंट किधर की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, आ रहा समझ में। और यदि ऐसा होता है तो हम ये लिखते हैं वेक्टर, जो वेक्टर जिस वेक्टर की तरफ मूव कर रहा होता है, जिस तरफ डायरेक्शन होता है, उस वेक्टर को पहले लिखा जाता है, फिर बीच में क्रॉस लगाया जाता है, और फिर जिसकी तरफ वो जा रहा हो उस वेक्टर को कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने तय कर लिया। अगर ये होता कि अगर ये इधर की तरफ जा रहा होता तो क्या लिखते, E इंटू पी लिखते, वेक्टर E इंटू पी। अभी ऐसा हो गया तो इसका डायरेक्शन किधर होगा ये भी तो पता करना पड़ेगा। ये तो हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी में वो चेंज कर लिया, वेक्टर फॉर्म में क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया। अभी हमें ये पता करना होगा कि इसका डायरेक्शन कैसा, किधर की तरफ होता है। तो इसका डायरेक्शन आप लोग ये पढ़ चुके हैं 11th में ही, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर दो राशियाँ ऐसी हैं जिनके बीच का प्रोडक्ट वेक्टर आता है, तो इसके लिए हम राइट हैंड के फिंगर्स को डायरेक्शन की तरफ, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ मोड़ लेते हैं। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, और थंब को ऐसे रख लेते हैं परपेंडिकुलर बनाते हुए इन उंगलियों, मुड़ी हुई उंगलियों से। तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन किसका, P टू E की तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये डायरेक्शन किसका शो कर रहा है, इस पे जो टॉर्क होता है उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। माने इन दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट का डायरेक्शन शो करेगा कौन, थंब। ठीक है, तो यानी कि अभी यहाँ जो डायरेक्शन हो रहा है वो किधर, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, समझ रहे हैं ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड जिस भी सरफेस में है उस सरफेस से ऊपर की तरफ, उस सरफेस से ऊपर की तरफ। आ रहा समझ में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए हमारा डायपोल यूँ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता और डायपोल ऐसे होता, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, और डायपोल ये मान लीजिए -q, अगर ऐसा होता तो हाँ ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस सीट को उधर उठा कर रख लेते हैं, इस सीट को। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। अब आप डायपोल को वैसे ही रखिए, ये -q है और ये क्या है, +q है। अगर ऐसा रखेंगे तो क्या, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे तो ये फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फोर्स उल्टा हो जाएगा क्योंकि आपने सीट को चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किधर की तरफ मुड़ेगा, इधर की तरफ आएगा, आएगा ना। मतलब ये हो गया डायपोल मोमेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये जो डायपोल है वो इधर की तरफ आएगा, तो अभी मुड़ी उंगलियां ऐसे हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी, और थंब कहाँ चला जाएगा, इस हिसाब से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अभी ऐसा अगर कोई डायपोल हो, डायपोल को रखा जाए ऐसे ऐसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अभी उसकी टॉर्क की दिशा क्या हो जाएगी, अभिलंबवत कागज तल के अंदर की ओर। सीट जो पेपर सीट है या फिर प्लेन है, प्लेन में अंदर की ओर परपेंडिकुलर। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा। तो ये डायरेक्शन है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे ऊपर की तरफ और क्लॉकवाइज के लिए अंदर की तरफ। तो अगर ऐसा होता तो फिर डायरेक्शन अंदर की तरफ होता, परपेंडिकुलरली होता। ठीक है, तो अभी हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी क्या कर लिया हुआ है, शो कर लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया, ये टॉर्क का स्केलर फॉर्म या फिर केवल टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, है समझ में। और हमने इसमें P इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। इनका कोई डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने एक डायरेक्शनल क्वांटिटी ढूंढा। तो इनका जो वैल्यू होता है, ये जिस डायरेक्शनल क्वांटिटी के वैल्यू हैं वो डायरेक्शनल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के मैग्नीट्यूड के बराबर है, समझ रहे हैं ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, यानी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, वेक्टर T बन जाता है। समझ में आया।
तो इसलिए हमने इसको आधार बनाया। ये तो पहले ही हम जानते डायरेक्शनल है, लेकिन ये डायरेक्शनल नहीं था, इसलिए हमने इससे संबंधित डायरेक्शनल क्वांटिटी को ढूंढा जो कि डायपोल मोमेंट है। तो मुझे लगता है ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। और इसमें ये थोड़ा जटिल इसलिए है क्योंकि वेक्टर उतने अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है, प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता है, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली बहुत तरीक़ों से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नट बोल्ट है और उसमें आप इसको डायरेक्शनल ऐसे मतलब ऐसे अगर आप मूव करें, किधर, अभी ऐसे आप देख रहे होंगे तो क्लॉकवाइज हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो किधर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है। और इसको खोल रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पेंच किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो हो गया डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसमें एक कुतर्क भी है, या यूँ कह लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर है, मैं भी कल सोच रहा था कि अगर ऐसा मैं बच्चों को बताऊं, तो फिर एक और मेरे दिमाग में एग्जांपल आया। ये मार्कर है, अभी इसके इस, बाप रे बाप, तो खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये मार्कर है, अभी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इसलिए इस तर्क को मैंने ज़्यादा प्रेस करके, मतलब वो एक सहायक है बस। ऐसा इसलिए हो रहा है, इनके जो अंदर जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं जिसकी वजह से अंदर बाहर की तरफ जाता है, तो वो उल्टा बनाया गया है, आ रहा समझ में। तो वो उनका डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाएगा तो ये पूरा घटना ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, मतलब कई लोग तर्क देते हैं, मैंने उचित नहीं समझा इसलिए ये तर्क देना, मैंने सिर्फ वैसे ही बताया जैसे मुझे बताना चाहिए, है ना। अब उसमें अंदर ये होता है, उसके लहरों को भी अब एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, अब वो थोड़ा ज़्यादा जटिल हो जाएगा, आ रहा समझ। लेकिन सहारा लिया जाता है इस चीज़ का, और ये बहुत शानदार उदाहरण हो सकता है इसको समझने का। अगर पेंच सीधा है तो, पेंच इसकी तरह उल्टा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आ रहा समझ में, फिर अब फंस जाएंगे एक जाल में। अब वो किस लिए, क्योंकि पेंच उसका उल्टा है तो अब उसका डायरेक्शन भी उल्टा है, तो अब ये दोनों को मिलाएंगे एक साथ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हालांकि उसमें कोई गलत नियम नहीं है, पेंच के उल्टा होने से इसमें जो दो राशियां लग रही हैं, बल और उनके चूड़ियों के बीच का अंतराल का डायरेक्शन, वो उल्टा होने की वजह से ये उल्टा हो रहा है, तो वो एक मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अभी उसमें ज़्यादा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसी को समझिए, नट बोल्ट वाले हिस्से को ही समझिए कि आप अगर क्लॉकवाइज अगर इस बोल्ट को घुमाते हैं तो बोल्ट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। समझ रहे हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे, ये क्लॉकवाइज घुमा लिए, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, यही हो गया ना, अंदर की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कहाँ आता है, बाहर की तरफ। ये अभी बताएं, ऐसे होगा तो बाहर की तरफ आएगा। तो ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए इस तरह से इस सीधे वाले पेज के लिए पेज का प्रयोग करेंगे, उल्टे वाले पेज का प्रयोग करेंगे, फिर आप खुद ही फंस जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रही बात टॉर्क की, टॉर्क के यूनिट की, तो टॉर्क का यूनिट इन दोनों के यूनिट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसका यूनिट आपको पहले ही बता दिया गया है, कितना होता है। ये डिस्टेंस है और ये चार्ज है, तो वो क्या कहेंगे, कूलाम मीटर होगा। कूलाम क्या होगा, मीटर। और इसका मैंने बताया न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया कूलाम मीटर और इनटू न्यूटन पर कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, जो कि मैकेनिक्स में भी बताया गया है। क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यही हम फाइंड आउट कर लेंगे, इधर इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर होता है इसका यूनिट टॉर्क का। और टॉर्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने जाना। और ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वेक्टर के बारे में ठीक ढंग से पता हो। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बीच बीच में रूल बता भी दिया, तो अगर वो थोड़े से अपने दिमाग पे जोड़ डालेंगे तो वो नियम उनको समझने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। अभी इसमें और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें अवगत करा सकते हैं। हम थोड़ा और सिंपल वे में इसको चाहेंगे समझाना, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।